नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, आप सभी के विशेष मांग पर बहुप्रतीक्षित वीडियो की मैं शुरुआत कर चुका हूं। थर्ड सेमेस्टर का हर एक छात्र यह कह रहा था कि भैया आप अपनी तरफ से मैथ की प्रैक्टिस सेट 2, 4, 5 जो भी आप करा सकते हैं कराइए। यह आप लोगों के लिए 2 प्रैक्टिस सेट मैंने पहले कराया है, यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इस तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है कम से कम 5-6 प्रैक्टिस सेट मेरी तरफ से अभी फ़िलहाल करा दिया जाए, जिससे आपको गणित से डर समाप्त हो जाए कि कैसे क्वेश्चन आपके डीएलएड में आने वाले हैं। मित्रों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अधिक आते हैं और अधिकांशतः ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोग इसे ज़रूर अच्छे से इत्मीनान से पूरा देखेंगे और अपनी तैयारी का आकलन करेंगे। सरस्वती जी की अगर कृपा रही तो निश्चित तौर पे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ऐसा पहले भी हुआ है, आगे भी होगा और हमेशा हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको एक खुशखबरी दें। खुशखबरी ये है कि परीक्षा जो है सीटेट की ऑफलाइन मोड में हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं 20 अगस्त को पूरे देश में अब ऑफलाइन मोड से ही सीटेट का एग्जाम होगा। मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी को जो है न्यूज़ पत्र और तमाम सारे रिसोर्सेज के माध्यम से आपको जानकारी हो गई होगी। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा, आप सभी लोग वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जुड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसका लाभ उठा पाएगा, तो मेरा भी मन करेगा कि और वीडियो आपको गणित के लिए दिया जाए। ठीक है, तो आपके व्यूज़ पर निर्भर करेगा। जितना ज़्यादा बच्चा इससे प्रभावित होगा, लाभान्वित होगा, तभी मैं वीडियो दूंगा, वरना मुझे लगता है कि आपका समय मैं खा रहा हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। 2-3 क्वेश्चन इसमें से जो है ऐसा लिया गया है जो कि कैसे हैं, जो कि बहुविकल्पी हैं। आपकी परीक्षा में बहुविकल्पी आए हैं, मैंने इसे प्रश्न के तौर पे ले लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन लॉग वाला है। आपने अगर पूरा चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले इसे जो है आपको घातांकी रूप में लिखना है। तो निश्चित तौर पे घातांकी रूप में लिखने का क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं। जो लॉग का बेस रहता है वो हमेशा घात में भी बेस ही रहता है। ठीक है, जो लॉग में बेस रहता है वह हमेशा बेस ही रहेगा, अर्थात आधार रहेगा। लॉग का आधार और घात का जो आधार, घातांकी रूप का जो आधार होता है सेम होता है। बस इसके ऊपर जो घात लगती है, जो लॉग के बराबर में दिया रहता है, वही इसकी घात हो जाती है। 3 की घात 4 = 81। ठीक है, इसका घातांकी रूप यही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन ईमानदारी से अच्छे से आपने समझ गया है पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं मित्रों। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया है, इसका जो है आपको गुणनखंड करना है। किसका? p² x² + c² x² - ac² - ap²। इसका आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन कराए हैं, निश्चित तौर पे शायद वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। तो 2-2 का आपको जोड़ा बनाना है। 2-2 का जोड़ा बनाने के बाद जो कॉमन है कॉमन ले लेना है। ठीक है, गुणनखंड ऐसे ही करते हैं। तो इसका दोनों का जोड़ा बना लीजिए, इसका दोनों का जोड़ा बना लीजिए। अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या है। ठीक है, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या है। इसमें जो है कॉमन है x²। इसमें क्या कॉमन है? x² कॉमन है। x² कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा p² प्लस यहाँ पे बचेगा c²। ठीक है, यहाँ पर बचेगा p², यहाँ पे बचेगा c²। अब यहाँ पे देखिए -ac² - ap²। p a भी है। ठीक है, यही p ये वाला p यही है। ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन है, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन है। यहाँ पे देखिए a। ठीक है, a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो a कॉमन हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c²। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा p²। गुणनखंड करते समय हम यह ध्यान देते हैं कि पहले ब्रैकेट में जो संख्या बच रही है वही दूसरे ब्रैकेट में भी वही बीजीय व्यंजक बचने चाहिए, ताकि हमारा गुणनखंड जो है बाद में क्लियर हो जाए। ठीक है, हम p² c² अगर यहाँ पे बच रहा है, p² c² यहाँ पर भी बचाने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा उत्तर सही होता है। ठीक है, इसका एक ब्रैकेट में हो जाएगा p² + c² और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x² - a। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? एक नंबर में ऐसे सवाल आते हैं, निश्चित तौर पर आपको ऐसे ही सवालों को हल करना है। दूसरा सवाल समाप्त होता है। मैंने 10 सवाल आपको लिए हैं, ऐसे 10 सवाल मैं कल भी लूँगा, परसों भी 10 सवाल लूँगा। बहुत आसानी से, ईमानदारी से आप पढ़ते जाइएगा। तीसरा सवाल दिया गया है, समुच्चय का सवाल है। निश्चित तौर पे समुच्चय के सवालों के लिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है। क्या बताया है? यदि x सच दैट x सम संख्या और x 9 से कम है, अर्थात ये कहा है यदि a बराबर x सच दैट x सम संख्या और x लेस देन 9, अर्थात x एक ऐसी सम संख्या का समुच्चय है। ठीक है, x a में जो x दिया गया है इसका मतलब है x एक ऐसी सम संख्या का समुच्चय है जो कि 9 से कम है। तो सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। ठीक है, a का मान हो गया 2, 4,
6 8, ठीक है, सम संख्या। उसके बाद b की वैल्यू कितना दिया गया है, b की वैल्यू दिया गया है a, इस तरीके से होता है, b की वैल्यू दिया गया है 7 3 4 8, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा है b माइनस ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, b माइनस ए की वैल्यू ज्ञात करना। देखिए जब भी आपको समुच्चय को घटाना हो, ठीक है, जब भी आपको समुच्चय को घटाना है, निश्चित तौर पे हमारी बातों को ध्यान रखिएगा। क्या आपको करना है, जैसे b में से a को घटाना है, ठीक है, b में से a को घटाना है तो b वाला ही लिखेंगे। b में से a को घटाना है तो b वाला लिखेंगे, a वाला जो भी रहेगा उसे हटा देंगे। अर्थात a में जो कॉमन है, a b में जो कॉमन है उसको हटा देंगे। लेकिन सबसे आगे क्या लिखा गया, आगे लिखा गया b, b में से a को घटाना, अर्थात b का जो बचेगा उसे लिखेंगे, a का जो कॉमन है उसको हटा देंगे। जैसे a में क्या क्या कॉमन बन रहा है, 4 4 से कट जा रहा है, ठीक है, 8 8 से कट जा रहा है, ठीक है। अब b में बचा क्या, b में बचा है 7 और 3, b माइनस a में b में बचा है 7 और 3, ठीक है, यही हो जाएगा b माइनस ए का मान। और यहीं पर अगर a माइनस बी का मान आपसे पूछा गया होता तो क्या होता, a माइनस बी का मतलब अब b में जो कॉमन है उसको हटाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब ऊपर वाला हम लिख देंगे, जो देखिए a माइनस बी दिया हो या b माइनस ए दिया हो, जो कॉमन है डायरेक्ट उसको धड़ाक से काट दीजिए, जो कॉमन है धड़ाक से काट दीजिए, ठीक है, इसे काट दीजिएगा आप। उसके बाद जो पहला दिया गया है, जैसे यहां पर b दिया गया है ना, b माइनस ए, b दिया गया है तो b में जो बचेगा उसको लिख दीजिएगा, a माइनस बी दिया है तो a में जो बचेगा उसको लिख दीजिएगा, बॉल खत्म। ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं, दोनों में जो कॉमन है उसको काट दीजिए। a माइनस बी दिया है तो a वाला लिख दीजिए, b माइनस बी दिया है b वाला लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक सवाल 100% आपका आएगा। तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं है ना, ठीक। चलिए तीसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल के बाद कल यूनियन इंटरसेक्शन वाले जो सवाल आते हैं ना उसको भी मैं करा दूंगा। चौथा सवाल देख लीजिए, क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर। ये तो इतना बड़ा केवल फोकट में लिखा गया है, निश्चित तौर पे ये बहुत नॉर्मल सवाल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्रमशः 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, एक वृत्त जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसकी जो है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, अर्थात इनके पूरी बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये 5 है, ये 3 है, एक कितना बचा, 5 3 8, ये बीच में 2 बचेगा, 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी 2 बचेगी। तो उनके बीच कुल कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती हैं। उभयनिष्ठ यहां पर स्पर्श है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, ठीक है, उनके बीच कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए मित्रों, उनके बीच की बात किया तो निश्चित तौर पे ये सब गुणा गणित कहानी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बहुविकल्पी में दिया था, मैंने आपको समझाने के लिए कहानी बना दिया है, कहानी लिख दिया है यहाँ पे। बस आपको डायरेक्ट ऐसे सवाल जब आते हैं तो अगर चिन्ह मतलब कि 2 वृत्त दिए गए हैं और उनके बीच या इधर उधर कुल कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो आप देख लीजिए, एक स्पर्श रेखा एक खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा एक खींच सकते हैं। तो दिया गया है उनके बीच कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बीच की बात आएगी तो मात्र 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन यही बीच शब्द हटा दिया जाए और पूछ लिया जाए आपसे कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 ए हो गया और 2 ए हो गया, ठीक है। कुल जो है 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई गुणागणित कहानी आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करता हूं मित्रों, चौथा सवाल हो गया ना। पांचवा सवाल देख लीजिए, पांचवा सवाल आपके बीच दिया गया है, किस प्रकार के खाते पर ब्याज नहीं मिलता। यह सवाल आपका अति लघुत्तरी में आया है, अति लघुत्तरी में 1 नंबर का आया है। मित्रों मैंने खातों के प्रकार से संबंधित निश्चित तौर पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं कि खाता जो है, मैंने 2 प्रकार का खाता आपको बहुत बेहतरीन बताया था, एक चालू खाता, एक बचत खाता, ठीक है। तो बचत खाता क्या होता है, चालू खाता क्या होता है, मैंने बताया था। बचत खाते पर नॉर्मल सभी को जो है उस पर ब्याज मिल जाता है, लेकिन चालू खाता क्या होता है, चालू खाते पर ब्याज नहीं मिलता है। तो आपको डायरेक्ट इसे लिख देना है कि चालू खाते पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि चालू खाते पर ग्राहक से बैंक के द्वारा कुछ निश्चित राशि ली जाती है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, ठीक है। चालू खाते में बैंक ग्राहक से लेता है, क्योंकि चालू खाते में कोई लिमिट नहीं होती है, दिन भर में आप कितना निकालते हैं, कितना जमा करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बचत खाते में प्रॉब्लम्स होती है, आपको लिमिट्स होती है, आप इतना ही निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो चालू खाता जो होता है वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं खुलवा सकता है, जो बड़े बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनका दिन भर में 50 ट्रांजैक्शंस होते हैं, वही जो है चालू खाता खुलवाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 5वां सवाल भी आ गया है। चालू खाते पर आपको ब्याज बैंक नहीं देती है, बल्कि आपको ही देना पड़ता है। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों का राशन उपलब्ध है। ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। देखिए इस सवाल को एसएससी वाले डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे, 300 100 x 15 ऐसे लगाएंगे, धड़ाधड़ कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे प्रतिलोम विधि, ए वाला विधि। ठीक है, ए वाली विधि आपको नहीं लगानी है। ठीक, मेरी विधि जानिएगा। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन उपलब्ध है। ठीक है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हैं तो वह सामग्री कितने दिन चलेगी? देखिए मित्रों, 300 छात्रों 15 क्या कहा गया है? हाँ, 300 छात्रों के लिए, 300 छात्रों के लिए राशन सामग्री, ऐसे लिखिएगा, 300 छात्रों के लिए राशन सामग्री चलती है बराबर 15 दिन। ठीक है, तो एक छात्र के लिए वही राशन सामग्री कितने दिन चलेगी? एक छात्र के लिए यहां पर लिखेगा चूंकि, इसलिए एक छात्र के लिए राशन सामग्री कितने दिन चलेगी? एक छात्र ज्यादा दिन खाएगा कि कम दिन खाएगा? ज्यादा दिन खाएगा ना, गुणा करेंगे 15 × 300। अब देखिए अवकाश के कारण 200 छात्र घर चले गए हैं, 200 छात्र चले गए हैं तो कितने बचे? 100 छात्रों के लिए, इसलिए 100 छात्रों के लिए राशन सामग्री 15 × 300 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 दिए 45, अर्थात 100 छात्र अगर रहेंगे तो उसे कितने दिन में खाएंगे? 45 दिन में। ठीक है, ये जो है आपको इसी तरीके से सवाल हल करना है, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरी बात मानिएगा। आप कितनों भी एसएससी के बड़े कलाकार हैं, आपको ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है ना, चलिए छठा सवाल हो गया। छठे सवाल के बाद हम आते हैं आपसे 7वां सवाल। 7वां सवाल आपसे दिया गया है x² + 7x + 14, क्या करना है? आपको भाग देना है। किससे? x + 3 से भाग देना है। देखिए भाग देते वक्त क्या करते हैं, मैंने भाग देना बहुत अच्छे से सिखाया है, आप वीडियो हमारा जरूर देखिए अगर आपको भाग देना नहीं आता है। सबसे पहले हम पहले संख्या को लेते, पहले पद को लेते हैं, इसके भी पहले पद को लेते हैं। आपको पहले पद से ही मतलब होता है। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, आपको x² बनाना है। एक x पहले से आपके पास मौजूद है तो यहाँ पर एक x बार भाग लेके चले जाइए। अब यहाँ पर जो आप भाग लेके गए हैं, ये पहली वाली को काटने के लिए लेके गए हैं, तो जो यहां पर आप लिखते हैं इसका गुणा इसमें अब आपको करना होता है। मैंने भाग बहुत अच्छे से सिखाया, इस वजह से मैं यहां पर प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूं। भाग गुणा कर दीजिए, x² + x का 3 में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, नीचे वाली चिन्ह बदल जाते हैं, कट जाता है, 7 में से 3 गया 4x हो जाएगा, +14 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फिर इसी 4x से मतलब है, इस x से मतलब है और इस 4x से मतलब है, और दूसरे वाले पद से आपको मतलब नहीं है। यहाँ पर x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर x पहले से मौजूद है, तो आप अगर यहाँ पर 4 बार भाग लेके चले जाएंगे तो 4 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 4x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4x आ जाएगा और यहाँ पर 4 × 3 = 12 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे जो है चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा और 14 में से 12 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप लिखिएगा भागफल कितना आएगा? भागफल आ जाएगा x + 4 और शेषफल कितना आएगा भैया? शेषफल आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए देखिए सवाल अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी ये गलती है भाई। सवाल आपको समझ में आने चाहिए। बहुत नॉर्मल सवाल मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में लिया है। x² - a - 1/a x - 1, इसका गुणनखंड आपको करना है। x² - ax प्लस, माइनस का गुणा इधर से करना है, x का गुणा इधर से करना है, गुणनखंड इसका करना है ना। तो माइनस गुणा -ax माइनस प्लस 1/a x, अर्थात x/a डायरेक्ट में लिख सकता हूं। इसका गुणा इसमें करना है, इसका माइनस का गुणा अंदर करना है, -1। यहां पर x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x - a, यहां पर प्लस, देखिए क्या कॉमन लेंगे, यहां पर कॉमन लेंगे 1/a। ठीक है, 1/a कॉमन ले लेंगे। देखिए यहां पर जब 1/a आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? देखिए यहां पर कॉमन लेने का मतलब क्या होता है मित्रों? कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है? भाग देना। अब x/a में जब आप भाग देंगे 1/a से तो बताइए क्या बचेगा?
एक्स बटे ए गुणे एक बटे ए बटे एक, ठीक है। ए से एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स, हो गया ना। उभय कॉमन लेने का मतलब भाग देना, भाग दिए था, यहाँ पर बचा एक्स, प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब एक में भाग देना है एक बटे एक से, एक भागे एक बटे ए, यही मतलब है ना। यहाँ पर दिखाई दे रहा है नहीं, एक भागे एक बटे ए, तो यहाँ पर देखिए एक बटे एक गुणे ए बटे एक, तो यहाँ पर आ जाएगा ए, आ गया ना, एक्स माइनस ए, दोनों में एक्स माइनस ए है तो ये दोनों में एक्स माइनस ए आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस एक बटे ए। कोई दिक्कत है आपको? अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। निश्चित तौर पे इस ऐसे सवालों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर आ जाएगा, ऐसे ही आपको सवाल हल करने हैं। आपको आता है, आप देख करके सवाल लगा ले जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी बरतिएगा। चलिए 9वां सवाल देख लीजिए, बहुत आसानी से 9वां सवाल। दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 है, दो ठीक घन है। दो ठीक घन है जिनमें से प्रत्येक का आयतन क्या है 1728। तो अगर घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है ए की घात 3। तो ए की घात 3 की वैल्यू दिया है 1728। घन की भुजा हमको निकालनी है, घन की भुजा हम निकाल लेंगे ताकि सवाल हल कर पाएंगे। ए की घात 3 बराबर 1728 दिया है, तो ए बराबर 12 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, 1728 का आप घनमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। मैं निकालना नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि आप इतना जानते हैं, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यदि उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है, दो ठीक घन लिए आप, दो ठीक घन को इसे परस्पर जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो क्या होगा, जान रहे हैं क्या होगा? उनकी जो भुजा रहेगी, इसकी भुजा 12 है, इसकी भुजा 12 है। मान लीजिए ये दोनों घन है, इसको जोड़ दिया मैंने, तो इसकी भुजा और इसकी भुजा मिल करके इसकी जो लंबाई रहेगी, घनाभ बनेगा ना, अब तो घनाभ बन जाएगा ना, तो घनाभ की लंबाई बढ़ा देगा। घनाभ की लंबाई जो आ जाएगी, प्राप्त घनाभ की, यहाँ पर लिखिएगा, उनके सिरों को जोड़ने पर, उनके सिरों को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई L बराबर 24, L बराबर 24 सेंटीमीटर। और देखिए, जब इनके सिरों को जोड़ेंगे तो लंबाई ही बढ़ेगी, चौड़ाई तो बढ़ेगी नहीं, चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। चौड़ाई जो है, जो बी रहेगा वृत्त, वो जो है 12 सेंटीमीटर ही रहेगा, और ना ही इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई भी 12 ही रहेगी। एच बराबर भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है, तो क्या दिया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। आपको ये सवाल करना है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए, ऐसे ही नॉर्मल सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, कोई कठिन नहीं आएगा। 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये सवाल आप 100% हमारा उत्तर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। इस सवाल का उत्तर आपको बताना है। चलिए 9वां सवाल हो गया ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मैं पंखा नहीं चला सकता हूँ। जिस रूम में मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर पंखा चलाता हूँ तो खर 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 की आवाज़ आती है, आपका वॉइस मिसमैच कर जाएगा। 10वां सवाल दिया है, समांतर माध्य ज्ञात करिए। समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। निश्चित तौर पे समांतर माध्य वाली हमारी वीडियो देखे हैं, तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है, निश्चित तौर पे एक सवाल आपको समांतर माध्य और माध्यिका या बहुलक से पूछा जाएगा। ध्यान से समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक वाला सवाल जो मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में डाला है, जरूर देख लीजिएगा। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है टोटल। जैसे ही आपको पद दिया है और यहां पर बारंबारता दिया है, यहां पर पद दिया, यहां पर बारंबारता, पद को हम x से प्रदर्शित करते हैं, बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं। f का मतलब फ्रीक्वेंसी। इसे हम ऐसे कॉलम बना देते हैं, x के नीचे x वाला लिख देते हैं, 4 6 8 10 12 14, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। बारंबारता कितनी है, 3 4 2 2 6 8, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या निकालना है, fx निकालना है। fx का मतलब होता है उन दोनों का गुणनफल। fx का मतलब क्या होता है, दोनों का गुणनफल। 4 तिहाई 12, 6 चौका 24, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 12 छक्का 72, 14 अट्ठे 112, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सिग्मा fx का मान निकालना है। यहाँ पर सिग्मा fx
सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स वाली जितनी भी वैल्यू है आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। ये होमवर्क में दे रहा हूं, आपको करना जरूर है, उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। एफ एक्स का मतलब, सिग्मा एफ एक्स का मतलब इसको जोड़ना है, जोड़ने के बाद सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और सिग्मा एफ का मतलब बारंबारता को आपको ऐड करना है, यहां पर सिग्मा एफ लिखना है। ऐसे ही सवाल आप परीक्षा में लगाइएगा, यहां सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़ करके लिखिएगा, यहां सिग्मा एफ इसको जोड़ करके लिखिएगा। 4 3 7 2 9 2 11 6 17 8 25, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे जो है समांतर माध्य की वैल्यू होती है, इसके नीचे आप लिखिएगा समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की जगह पे सिग्मा एफ एक्स का मान रख दीजिएगा, सिग्मा एफ की जगह पे सिग्मा एफ का मान रख दीजिएगा, जो आएगा वही समांतर माध्य आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये 10 सवाल आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। निश्चित तौर पे ऐसे ही सवालों की प्रैक्टिस मैं आपके लिए 4-5 दिन करा दूंगा। एक दिन उसमें साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, और जो भी यार आपकी परीक्षा में जो कुछ भी है ना, बहुत आसान है। मेरी प्लेलिस्ट से आप सब कुछ कवर कर लोगे, मेरे ऊपर भरोसा करो, है ना। वैसे भी आप लोग जितना भरोसा करते हैं वो बहुत है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाइएगा, इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।